हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप, आपके केमिस्ट्री ट्यूटर, और आप सबका ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हम लोग एज ए टॉपिक पिक्चर्स के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके अलावे आइडियल और नॉन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये काफी आपके बोर्ड में पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली हर साल बोर्ड में आता है। तो ये पोर्शन आपके बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दें और इसको मन लगाकर सीखने की जरूरत है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग लगाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हमको उस बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है। आपके किताब में यही चीज मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, दोनों का दोनों वोलेटाइल हो। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट, मान लेते हैं ए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ टू volatile components of A and B। A और B दो कंपोनेंट का एक वोलेटाइल क्या है, सॉरी दो वोलेटाइल कंपोनेंट का एक लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक। इसके बाद एक चीज और मान लेते हैं, एंड जब दोनों वोलेटाइल है तो कोई एक ज्यादा वोलेटाइल होगा, एक कम वोलेटाइल होगा। तो मान लेते हैं A इज more volatile than B। मतलब इसके साथ हम ये भी माने कि A जो है ज्यादा वोलेटाइल है B से। तो एक चीज तो तय है, दैट इज मतलब A का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा PA0, वो B के प्योर वेपर प्रेशर PV0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैंने आपको कई बार कहा भी था कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज और, जो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें दोनों का दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसके द्वारा जो टोटल प्रेशर लगता है P, वो P कितने के बराबर होता है, ये भी हमको अभी पढ़े हैं। P बराबर कितना, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। और P बराबर हम लोग लिख सकते हैं, PA को कितना लिख सकते हैं, PO को लिख सकते हैं हम लोग PA0 XA राउंड सॉ से PB0 इनटू XB। लोग ये पढ़े हैं, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल और दोनों का दोनों कंपोनेंट क्या वोलेटाइल, तो ये प्रेशर लगता है। इसके बाद एक चीज और हम लोग जानते हैं कि XA और XB का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर PA0, और XA को लिख सकते हैं हम लोग कितना, चलो XA नहीं, चलो XB को ही बदल देते हैं, प्लस PB0 XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो P बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, PA0 XA, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो PB0 माइनस PB0 इनटू XA, और इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो कितना आ जाएगा, PB0 प्लस PA0 माइनस PB0 इनटू कितना XA, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के बाद ये आया हमारे पास। चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर कहां लेंगे, y एक्सिस पे, और मोल फ्रैक्शन कहां लेंगे, x एक्सिस पे। तो चलिए लिखते हैं, चलिए जैसे ये, ठीक है, ये आपका y एक्सिस वेपर प्रेशर Vp, और नीचे जो है आपका मोल फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मान लो कि वेपर, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन, अगर XA की मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग मान लेते हैं, XA का मोल फ्रैक्शन अगर 0 मान लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं XA का मोल फ्रैक्शन इसमें, ठीक है। XA का मोल फ्रैक्शन कितना, 0। ऑब्वियस अगर XA 0 है, इसका मतलब XB कितना होगा, 1, क्योंकि XA प्लस XB का सब 1 के बराबर होता है। XA 0 तो XB 1, ठीक। इसके बाद देखते हैं जरा,
अब क्या है कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर आपको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, जैसा कि हम पहले भी काम कर चुके हैं इस पे। तो आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर P और मोल फ्रैक्शन XA में एक रिलेशन आया है। तो ये सब तो आपका कांस्टेंट है, PV नॉट, PA नॉट, PV नॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन का नेचर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन समझ में आएगा। कैसे स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे देखते हैं P को आप कहां पर रख रहे हैं, वेपर प्रेशर को कहां रख रहे हैं, y एक्सिस पे, और XA मोल फ्रैक्शन को कहां रख रहे हैं, x एक्सिस पे। तो अगर हम इसको P को y से रिप्लेस करें और XA को अगर x से रिप्लेस करें तो आपके पास आएगा y बराबर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इनटू x, अर्थात y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन का है। तो हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हम क्या करते हैं कि निकाल सकते हैं हम लोग, x से 0 मान लें। तो x से 0 कहां मिलेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे x से 0 मिला, उस कंडीशन में x भी 1 है। तो जब x से 0 है, x 0 पुट किए तो हमारे पास y कितना आएगा, अर्थात p कितना आएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो PV नॉट, तो PV नॉट मतलब कहीं ना कहीं आएगा, इसी लाइन पे आएगा PV नॉट, है ना, 0 माने प्रेशर है ना, तो प्रेशर यहाँ कहीं पे आएगा। तो मान लो कि यहाँ पे आ रहा है PV नॉट, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या मिल रहा है, PV नॉट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हम ये निकाल लिए 0 और PV नॉट, ये पॉइंट आया मेरे पास। एक पॉइंट और चाहिए अपने, तो एक पॉइंट और के लिए हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 कब मिलेगा, x यहाँ 0 है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे a का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, 0 है ना, बढ़ेगा, 0 से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9, अब फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एट द सेम टाइम xp का जो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है तो इसका मोल फ्रैक्शन घटेगा, XA का अगर बढ़ेगा तो XP का मोल फ्रैक्शन घटेगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो जब XA का मोल फ्रैक्शन यहाँ आते आते, अगर मान लो यहाँ पे आते आते XA बराबर अगर 1 हो गया तो उस कंडीशन में XP कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, XP 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अच्छा, जब यहाँ पे XA 1 आया तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट जब निकालते हैं, पॉइंट XA अगर 1 यहाँ पे रखे तो ठीक है, यहाँ पे आपका x पॉइंट कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो y कितना आएगा हमारे पास, जैसे इसको 1 रखेंगे तो PV नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कैंसिल हो जाएगा, PA नॉट आ जाएगा। तो P बराबर कितना आएगा, PA नॉट, मतलब हमारे पास जब x हम 1 ले रहे हैं, x से जब 1 ले रहे हैं तो हमारे पास जो y वेपर प्रेशर P आ रहा है, PA नॉट आ रहा है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो P नॉट आपका कहां मिलेगा, जैसे मान लो कि कहीं ना कहीं अगर हम कोऑर्डिनेट को लोकेट करें, है ना, यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं P नॉट आपको इस स्पेस में मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिल सकता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम पहले ये डिसाइड कर चुके कि P नॉट PV नॉट से क्या ज्यादा है, तो इसका मतलब PV नॉट से ऊपर आपको मिलेगा, क्या, PA नॉट मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब अगर हम ये पैरेलल टू y एक्सिस का अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी तो वेपर प्रेशर का ही लाइन होगा, वेपर प्रेशर का लाइन होगा, जिस इस लाइन पे जब x से 1 लिए तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको PA नॉट मिलेगा। थोड़ा सा ग्राफ और ग्राफ से जो है थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ P नॉट मिलेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये मिलेगा, x से 1 तो 1 यहाँ पे, और PA नॉट तो 1 और PA नॉट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा, है ना, पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ लोकेट की, और इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे और जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वही स्ट्रेट लाइन, है ना, इस इक्वेशन का, है ना, वो स्ट्रेट, इस इक्वेशन का वो ग्राफ हो जाएगा, मतलब जब इसको इससे मिला दें, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इस इक्वेशन का, है ना, ग्राफ आ गया, ठीक है। और देखते हैं इसमें इसके बाद ये तो वेपर प्रेशर आपका P नॉट ऊपर इसलिए गया क्योंकि पहले मेंशन किया हुआ। अब इसके बाद आते हैं, तो अगर आप ये जो लाइन आया है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करते हैं इस लाइन पे, तो वो पॉइंट जो है उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर मिलेगा वो होगा P, ये P कह रहा है ना। जैसे अगर मान लो कि अगर हम ये पॉइंट यहां कंसीडर किए, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका क्या है, P कह रहा है, P मतलब P, अगर इसको देखिए इधर ऐसे करके, जैसे हम आपको कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
P कहलाएगा इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मोल फ्रैक्शन मिलेगा, और मोल फ्रैक्शन XA और XB, और यहाँ पे XA XB जीरो नहीं होगा, कोई इंडिविजुअल कोई जीरो नहीं होगा, XA भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा, XB भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा। ठीक, तो ये तो पॉइंट समझ में आ गया। कहीं भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, जैसे आप लोग मैथ अगर पढ़े होंगे तो y बराबर है, अगर mx + c का अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पे जब भी आप पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो पॉइंट आपके पास क्या निकल के आता है, xy। तो यहाँ पे वो x की जगह पे x मिलेगा और y की जगह पे p मिलेगा, तो यहाँ पर पॉइंट कंसीडर किए तो p मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर, और नीचे गए तो x और x भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा, और अगर ये PA0 है, सॉरी PB0 है, बढ़िया सीखना है यहाँ पे, PB0 है, तो PB0 कब मिला, जब x से आपका 0 है, x से 0 तो PB0 हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आपका आते आते PB0 0 हो जा रहा है, कैसे, जब x से 1 हो गया यहाँ पे, तो x से तो जैसे अगर आप 1 लिए तो PB0 कैंसिल हो जा रहा है, इसका तो PB0 0। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ से यहाँ को अगर मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक मिलाने के बाद ये जो लाइन आएगा, ये लाइन किसका होगा, ये लाइन होगा PB का लाइन होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे P0 आपका 0 है, x से 0 है तो P0 0 है, कैसे, अगर x से 0 है यहाँ पे तो देखो आपका PB0 तो बच रहा है, लेकिन P0 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। या ऐसे भी समझ सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, ऐसे अगर 0 रखें देखो P0 कैंसिल हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये a के लिए होगा यहाँ पे, और जैसे जैसे a का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, 1 आएगा, तो वैसे वैसे आपका जो है जो वेपर प्रेशर होगा P, वो P0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसको इससे मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगा यहां से यहां तक जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये लाइन किसका होगा, ये लाइन आपका हो जाएगा ये वाला PA का हो जाएगा, ये लाइन आपका PA का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा, अच्छा ये जो दो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट आपको मिला और ये जो पॉइंट आपको मिला, ठीक है, ये जब आप P यहां कंसीडर किए, अच्छे से देखना जरा यहाँ पे, जो आप ये P कंसीडर किए, यहाँ P कहीं भी मान सकते थे, यहाँ जो P तो यहाँ जब पॉइंट कंसीडर किए तो ये P मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे उधर तो x से x भी मिला इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपका होगा ये वाला, ये इस वाले लाइन को कट कर रहा है, इस वाले लाइन को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा PA, इसके अकॉर्डिंग PA मिलेगा, ये वाला इक्वेशन के अकॉर्डिंग PA मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो लाइन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा आपको PB मिलेगा, ये PA, ये PB, ये PA0, ये PB0 है ना। तो ये A का वेपर प्रेशर का लाइन होगा ये वाला, ये B के वेपर प्रेशर का लाइन होगा, और ये जो ओवरऑल किसका लाइन होगा P का, और P किसके बराबर है, P बराबर PA प्लस PB के बराबर वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट के सम के बराबर होगा, ये हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आपको ये जो ग्राफ है वो समझ में आया होगा, थोड़ा बिल्कुल आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, एक दो बार इसको अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा, ठीक है, अगर ये तो जो हम अभी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ये ग्राफ हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है। कौन सा मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन x एक्स में। अगर हमको वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए ग्राफ आपका अलग आएगा। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अगेन, फिर देखते हैं अगर हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जैसे अगर हमको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बीच अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको उनके बीच रिलेशन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जब ग्राफ सिखाया होगा ड्रॉ करने के लिए तो मैंने आपको 2 से 3 लाइन आपको समझाया था कि 3 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहला चीज कि जिन 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उन 2 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच पहले एक रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, पहला लाइन ये बोले थे। ठीक है, तो पहला तो वही काम करना पड़ेगा, मतलब y और p के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने कहा दूसरा पॉइंट कि जो फिजिकल क्वांटिटीज y एक्सिस पे है उसको y से रिप्लेस कीजिए और जो फिजिकल क्वांटिटीज x एक्सिस पे उसको x से रिप्लेस कीजिए, दूसरा काम ये। और तीसरा काम आप ये कीजिए कि आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के बाद अगर ये इक्वेशन जिस
ज्योमेट्री से मैच करता है, अगर वो सर्कल से मैच करता है, एलिप्स से मैच करता है, पैराबोला से मैच करता है, हाइपरबोला से मैच करता है, स्ट्रेट लाइन से मैच करता है, तो उसे आप मैच कराइए और उसी तरह का उसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? मैंने ऐसे बोला था कि चलिए देखते हैं। नहीं तो एक तरीका और मैंने आपको कहा था, एक तरीका ये भी कि जो बच्चे मैथ नहीं जानते हैं, जिसको मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि आप उसमें उसके लिए कहा था मैंने कि 2-3 पॉइंट उसके लिए ध्यान रखने के लिए आप 2 पॉइंट पहले निकाल लो, 2 नोन पॉइंट जाना पहचाना पॉइंट 2 निकाल लो। उसके बाद दूसरा काम क्या करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था। तो इस आधार पे भी आप क्या कर सकते हो, लाइन को मतलब इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो। खैर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए वेपर प्रेशर और वाई के बीच रिलेशन। तो मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा जब डॉल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ को जब कंबाइन किए थे, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक आया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1/p बराबर आया था YA अपॉन PA0 प्लस YB अपॉन PB0, ये आया था। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसी चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। ये 1/p रहने देते हैं, ये YA ये PA0, YB को लिख सकते हैं 1 - y ये PB0। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं। इसको अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा थोड़ा देखते हैं। जब अलग करेंगे तो 1/PB0 अब माइनस y/PB0, तो 1/PB0 को पहले लिख लेते हैं, PB0 प्लस यहाँ y/PA0, यहाँ y/PB0, तो y कॉमन हो जाएगा, तो y 1/PA0 माइनस 1/PB0 माइनस 1/PB0। ठीक है, इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जरा। इसके बाद ये आपके पास 1/p आएगा। ठीक, अब इसका आपको ग्राफ देखना है। तो अगर हम वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इस बार कौन सा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें ग्राफ इससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें 2 y एक्सिस कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, 2 y एक्सिस कंसीडर करेंगे तो ये आपका, ठीक है, ये भी कंसीडर कर लेते हैं, ये भी आपका क्या है वेपर प्रेशर का है, ये भी वेपर प्रेशर का है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हम y 0 मान लें, y 0, तो y 0 का मतलब ये हुआ कि अगर इसको 0 मानेंगे पूरा 0 और 1/p बराबर 1/PB0, अर्थात p बराबर कितना PB0, प्रेशर आया p बराबर PB0, मतलब y 0, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा y बराबर 0 पे, y अगर 0 है तो p आएगा PB0, मतलब यहां पे आएगा मान लो PB0। ठीक है, y बराबर 0 मतलब वही आपका क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला 1.0 है, 1.PB0, तो 0 PB0 का जो पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा। इसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे y भी कितना हो जाएगा, y भी आपका 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे y 0 है, ये बढ़ेगा 0.1 दी 0.9 हो जाएगा, ये 0.2 y, तो y भी आपका 0.8 हो जाएगा, 0.7 0.3 0.9 0.1, ये जैसे यहाँ पे आते रहते 1 हो जाएगा y 1 हो जाएगा, तो y भी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y अगर 1 हो गया, एक जैसे ही यहाँ रखे y का वैल्यू यहाँ पे इसके लिए इस पॉइंट पे अगर एक जैसे ही रखे तो y 1 का मतलब ये हुआ 1/PB0 माइनस 1/PB0, ये कैंसिल हो गया, तो 1/p बराबर 1/PA0 और p बराबर PA0। तो इसका मतलब ये हुआ कि y 1 के लिए जो वेपर प्रेशर है वो PA0 के बराबर मिल रहा है। तो P0 इस PB0 के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, क्योंकि पहले हम डिफाइन कर चुके PA0 आपका क्या है, PB0 से ज्यादा है। तो यहां मान लो क्या है आपके पास PA0 आया, ये आपके पास आया PA0। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये तो 2 पॉइंट हम लोग निकाल दिए, अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो लाइन, क्या ये जो इक्वेशन है वो एक लाइन का इक्वेशन है या कर्व का इक्वेशन, हमको ये चेक आउट करना है। चलिए देखते हैं जरा। जैसे वेपर प्रेशर, इसको y से रिप्लेस करो क्योंकि y एक्सिस पे ये 1/y अच्छे से देखना है, ये तो कांस्टेंट आपका है, प्लस ये y आपका क्या है x एक्सिस पे, तो इसको x से रिप्लेस कर दिए, तो 1/y बराबर कांस्टेंट प्लस x, ये कांस्टेंट। अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ये पैराबोला है, अगर देखा जाए तो, सॉरी पैराबोला नहीं हाइपरबोला है,
देखा जाए कैसे हाइपरबोला हम कैसे देखते जरा। हाइपरबोला इसलिए है क्योंकि ऐसे समझो ये 1/y है, ठीक है। एक चीज बताओ, लाइन लीनियर इक्वेशन कब होता है? जब x और y लीनियर फंक्शन हो, मतलब x और y की पावर कितना हो, 1 हो, है ना। लेकिन ठीक है, एक चीज हम लोग ये जानते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/p है, अब बराबर 1/pv0 और प्लस y 1/p0 माइनस 1/pv0 ऐसा है। तो मेरा ये कहना है कि ये y है, 1/y बराबर ये कांस्टेंट है। तो थोड़ा समझने के लिए मैं आपको कांस्टेंट को जीरो कर रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, चलो इसको जीरो ले लेते हैं। जैसे इसको जीरो लिए तो 1/y प्लस, ठीक है, यहाँ पे x हो गया, ये कांस्टेंट, तो आपने लिखा 1/y बराबर x इनटू कांस्टेंट। इसको जब y को जब मल्टीप्लाई किया तो x इनटू y कांस्टेंट बराबर 1, तो इसका मतलब x इनटू y बराबर 1 कांस्टेंट, इसका मतलब x इनटू y बराबर कांस्टेंट, क्योंकि 1 कांस्टेंट भी कांस्टेंट आएगा। तो x इनटू y बराबर कांस्टेंट अगर है, आप पढ़े भी होंगे x इनटू y बराबर कांस्टेंट है, तो ये हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला होता है। और मैंने ये आपको पढ़ाया भी होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, खास करके थर्मोडायनामिक्स में मैंने ये समझाया भी था आपको। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो कुछ ऐसा है हाइपरबोला, अगर देखा जाए तो ये आपका हाइपरबोला ऐसे करके हो जाएगा, मतलब लाइन नहीं होगा, ये तो क्लियर है कि लाइन नहीं होगा। तो लाइन नहीं होगा तो इसका मतलब हाइपरबोला इस तरह से कर्व के फॉर्म में जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से कर्व के फॉर्म में जाएगा, ऐसा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे अगर मान लो इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करते हो इस लाइन, इस कर्व पे, तो मान लो अगर हम एक पॉइंट यहां कंसीडर किए, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम y एक्सिस पे जाएंगे, ये y एक्सिस पे यहां पे जाएंगे, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा p, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कर जाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग नीचे आएंगे यहां पे, तो यहां पे हमको x से x भी नहीं मिलेगा, यहां पे हमको क्या मिलेगा, y एंड y भी मिलेगा। और सिग्निफिकेंट होगा ये दोनों का वैल्यू, कोई एक कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहां सिग्निफिकेंट मिलेगा। दूसरी बात ये, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि जैसे ये PA0 है, सॉरी PB0 है, तो अगर इस पॉइंट से अगर इस कॉर्नर पे अगर जाएंगे तो ये आपका किसका लाइन होगा, ये हो जाएगा PB का। और अगर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग आएंगे ऐसे, ये ऐसे, तो ये किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा PA का। तो मेरा ये कहना है कि ये जो लाइन है, अभी ये जो लाइन ड्रॉ की है, अगर ऐसे थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो इस लाइन, ये वाला जो लाइन है जहां पे आपको प्रेशर P मिल रहा है, ये P, तो जब y एक्सिस पे जब हम पैरेलल ड्रॉ किए, तो एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये जो पॉइंट होगा, यहां मिलेगा आपके पास क्या, PA मिलेगा। और ये जो पॉइंट होगा ये वाला, यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा PB मिलेगा। मेरे को लगता है क्लियर है, ये PB मिलेगा, ये PA मिलेगा इस पॉइंट पे, ये आपका PA0, यहाँ पे PB0, ये आपका P, ऐसे करके मिलेगा। और इसके नीचे क्या मिलेगा, y और y। तो इसको थोड़ा देखेंगे आप लोग। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, इस लाइन पे कहीं ना कहीं आपको y और y भी मिलेगा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, नीचे उतरेंगे x एक्सिस पे। और ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसके अगर करस्पॉन्डिंग अगर नीचे उतरेंगे x एक्सिस पे, तो इसके नीचे हमको क्या मिलेगा, x और x भी। चलिए दोनों का कंबाइंड फॉर्म इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद देखते हैं इसका कंबाइंड फॉर्म। अब क्या करते हैं कि जो अभी हम लोग वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का पढ़े, जो ग्राफ हम लोग देखे स्ट्रेट लाइन आया था, और वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पढ़े, तो उसका जो ग्राफ आया था वो हाइपरबोला आया था। तो दोनों का हम कंबाइंड फॉर्म देखते हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म। तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमको, वेपर प्रेशर वर्सेस अगर मोल फ्रैक्शन जब हम लोग देखे थे, तो ये आपका PV0 और ये मान लो आपका PA0, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका, ठीक है, लिक्विड फेज के लिए। और ये हाइपरबोला जो आया था, ये किसके लिए, वेपर फेज के लिए, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा,
अगर आप इस वाले लाइन पे चाहे इस वाले कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप कंसीडर करते हैं और उस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग अगर आप ले जाते हैं वाई एक्सिस पे, तो आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिलेगा। जैसे अगर मान लो कि हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, काफी इंपॉर्टेंट है देखना, तो इस पॉइंट को अगर कंसीडर किए, इस पॉइंट में हमको क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन मिलेगा। ये क्लियर है? तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर हमको मिलेगा वो कौन सा वेपर प्रेशर मिलेगा, सॉल्यूशन का P। और इस पॉइंट के साथ करस्पॉन्डिंग, ये तो लाइन सिंपल सी बात है, ठीक है। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम नीचे आएंगे, नीचे ऐसे, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लाइन पे जो पॉइंट कंसीडर किया हम लोग, तो वहां वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का P मिला। इसके नीचे को क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन। तो कौन सा मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज का कि वेपर फेज का, लिक्विड फेज का, क्योंकि ये लाइन जो है वो लिक्विड फेज वाला था। तो XA और XB मिलेगा। एक चीज और, अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर यहाँ P मिलता है, तो यहाँ P मिला, इसका मतलब यहाँ भी तो वही चीज है, वेपर फेज में P मिलेगा। क्योंकि वेपर प्रेशर में चाहे आप प्रेशर कंसीडर करो, चाहे लिक्विड फेज में, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ आपको याद होगा, दोनों के द्वारा जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर वो सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे P ही मिलेगा, जो कि आपने मेंशन किया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर इसके नीचे हम आएंगे, इसके नीचे, तो इसके नीचे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, मतलब YA और YB। और इस पॉइंट पे आपको पता है XA 0 और XB 1, और इस पॉइंट पे XA 1 और XB 0। उसी प्रकार YA इस पॉइंट पे 0 और YB 1, यहाँ पे YA 1 और YB कितना हो जाएगा, 0। ग्राफ को थोड़ा अच्छे से आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ पे भी क्वेश्चन आता है। अगर देखो क्या होगा, ग्राफ में क्वेश्चन आया ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मोल फ्रैक्शन दिया हुआ 0.3, XA का 0.3, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ से नीचे दिखाकर YA और YB नहीं दिखाया गया, बोला गया कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन वो कितना होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है, तभी तो आप निकाल पाओगे। सही, तो ये सिर्फ आपको जानना है, ये ग्राफ को जानना बहुत जरूरी है। आपके कई बार कंपटीशन के एग्जाम में आया है, और हमारे असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हुए थे ग्राफिकली, तो इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसके बाद जो अभी हम लोग देखेंगे, अच्छा इसी पे थोड़ा और देखेंगे पहले। जैसे ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन मिल रहा है, ये लाइन आपका क्या है, लिक्विड फेज वाला, मतलब यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड फेज वाला लाइन है। और ये जो आपका जो कर्व है वो कौन सा है, वेपर फेज वाला। वेपर फेज मतलब गैस, तो ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है। तो बीच में क्या है, क्योंकि अगर आप इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये एरिया टोटल 3 पार्ट डिवाइडेड है, ये ऊपर, बीच में और नीचे। तो ये वाला जो आपका कर्व है, ये कर्व वेपर फेज का है, ये जो लाइन है वो लिक्विड का लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में क्या होगा, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब बीच में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का जो कंपोजिशन आएगा, उसके लिए क्या मिलेगा, लिक्विड और गैस का हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम मिलेगा। अच्छा, नीचे में, इसके नीचे क्या मिलेगा, इसके नीचे सिर्फ आपको गैस मिलेगा, सिर्फ गैस। और इसके ऊपर में आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर आपको मिलेगा लिक्विड L, और यहाँ G मिलेगा। तो समझते हो और अच्छे से। जैसे नीचे वाला जो एरिया है वहां प्रेशर क्या है, लो है, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि लो प्रेशर पे गैस एग्जिस्ट करता है, गैस, तो इसलिए देखो लिखे गैस। और हाई प्रेशर पे क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, लिक्विड बनेगा, तो ये लिक्विड। और जो बीच का जो पार्ट है, ये आपका तो गैस के लिए था, ये आपका लिक्विड के लिए था, इसका तो बीच का जो पार्ट है यहाँ पे लिक्विड और गैस का दोनों का इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्लियर है, इसको थोड़ा देखेंगे अच्छे से। इसके बाद आते हैं, इसके आधार पे एक सवाल फ्रेम किया हुआ आपके एक्सरसाइज फर्स्ट या 2 में मेरे को लगता है, और काफी अच्छा सवाल है, और जेई एडवांस में पूछा हुआ भी है, और मेंस में चांसेस भी है कि आ भी सकता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग देखेंगे थोड़ा, और इसमें गहराई से थोड़ा और बात करते हैं। जैसे अगर मान लो, फिर से इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं अगेन। जैसे मान लो अभी हम लोग ओवरऑल क्या सीखे, अभी हम लोग सीखे
कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जो जब हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं तो एक बार ऐसा मिलता है हम लोगों को स्ट्रेट लाइन, और एक बार मिलता है पूरा इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जरा नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला एरिया, वहां क्या मिलेगा, गैस मिलेगा जी। बीच वाला जो एरिया वहां पे गैस और लिक्विड का क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये वाला गैस मिलेगा, गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिक्विड मिलेगा और उसके ऊपर क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, एल मिलेगा, ठीक है। अभी तक ये हम लोग सीखे। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो नीचे से ऊपर जाने के क्रम में जितने भी तरह का पॉसिबल वेपर प्रेशर है, जितने भी तरह का डिफरेंट वेपर प्रेशर, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। डिफरेंट, जैसे वेपर प्रेशर तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेपर प्रेशर है, लेकिन हम बोले डिफरेंट, जितने भी तरह का पॉसिबल है। तो पॉसिबल हमको लगता है कि 4 या 5 वेपर प्रेशर। देखते हैं जैसे कैसे, अगर आप इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कंसीडर करें, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके जस्ट बगल में आप कंसीडर कीजिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक के जो रेंज होंगे, उस रेंज में तो आपको गैस ही मिलेगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे एक प्रेशर हम कंसीडर किए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर जो कंसीडर किए उसका नाम देते हैं P1। क्या नाम देते हैं, P1 नाम देते हैं, P1, ठीक है। ऊपर जाएंगे मतलब वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो एक एरो दिखाने वेपर प्रेशर को बढ़ाएं, तो वेपर प्रेशर को बढ़ाएं तो हम यहां कंसीडर नहीं कर रहे। मान लो कि हम जस्ट क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहां तक तो अगर हम आएंगे यहां तक तो हमको सिर्फ गैस ही मिलेगा, यहां तक इस लाइन, ये जो आपका कर्व है यहां तक क्या मिलेगा आपको, गैस मिलेगा। हम जस्ट इस लाइन के जस्ट बगल वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहां पे अगर यहां कंसीडर करेंगे तो यहां जो वेपर प्रेशर मिलेगा उसको मान लेते हैं P2, जो कि ऑब्वियस अलग होगा, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जो बढ़िया सीखना है यहाँ पे, ये तो P1 प्रेशर पे आपका सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ गैस मिलेगा, और P2 प्रेशर पे, P2 जस्ट पहले तक तो आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ गैस मिल रहा था आपको। लेकिन जैसे P2 को जस्ट बगल वाला प्रेशर कंसीडर किए तो वहां पे हमको लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका गैस था, तो मेरे को लगता है कि बीच में अगर गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम मिल रहा है, तो इसका मतलब कि उस P2 प्रेशर पे आपको पहला ड्रॉप लिक्विड को देखने को मिला होगा, ठीक है। प्रेशर थोड़ा और बढ़ाएं, दोबारा एरो दिखा देते हैं, और इस बार प्रेशर बीच में कंसीडर करते हैं, यहाँ बीच में, तो बीच में प्रेशर को मान लेते हैं क्या है, P3, और P3 प्रेशर पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अर्थात गैस और लिक्विड का अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल रहा है। P4 क्या करते हैं कि यहां जस्ट इस लाइन, ये जो लाइन आपका है, इस लाइन के जस्ट पहले यहां कंसीडर करते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को और बढ़ा दिए, 3 बार एरो दिखा दे रहे हैं, तो यहां जब कंसीडर फ्लो करेंगे तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं प्रेशर का नाम देते हैं P4, और इसके ठीक है जस्ट बाद, मतलब जस्ट बाद क्या, इसके ऊपर में किसी भी पॉइंट पे अगर कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसके प्रेशर को नाम देते हैं P5, ऐसा कुछ नाम देते हैं। अब देखते हैं टोटल 5 तरह का आपका प्रेशर पॉसिबल है, और हर प्रेशर के कारण सिस्टम का नेचर कैसा होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर प्रेशर P1 है, जैसे अगर मान लो वेसल लिए, जैसे मान लो कि एक वेसल लिए हम लोग, ठीक है, और इस वेसल में P1 प्रेशर पे सिर्फ क्या होगा, जैसे ये मान लो पिस्टन लगा हुआ, तो सिर्फ क्या होगा, इसमें गैस होंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होंगे, गैस, ओनली गैस। जब प्रेशर कितना लगा है, P1 लगा है, ठीक है, जब प्रेशर P1 लगा रहा है, P1, तो ओनली क्या है, गैस, ओनली गैस, P1 प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिए, जैसे ही प्रेशर को थोड़ा बढ़ाएं, P2 कर दिए, तो P2 करने से आपको यहां तक तो सिर्फ गैस मिला था, इसका मतलब पहला ड्रॉप का लिक्विड का बना होगा, सही है। तो यहां पे प्रेशर थोड़ा बढ़ाएं, और बढ़ाकर कितना कर दिए, P2, मतलब P2 किए, तो P2 जैसे ही किए तो पूरा तो पहले गैस था, इसका मतलब कि पहला ड्रॉप लिक्विड का बना होगा, तो पहला जैसे ही लिक्विड का ड्रॉप बना होगा, इसको हम लोग को ऐसे दिखा दे रहे हैं, एक ड्रॉप ऐसे लिक्विड का दिखा दे रहे हैं, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रहे हैं जो कि आपका क्या है, गैस है, ठीक है। ये आपका
लिक्विड है, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड का, इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहा होगा और इसमें जो प्रेशर लग रहा होगा उसको बोलेंगे क्या, P2 वेपर प्रेशर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेकेंड वाले प्रेशर, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर, मतलब P2 प्रेशर पे पहला ड्रॉप लिक्विड का बढ़ रहा है, P2 प्रेशर। फिर P3 प्रेशर कंसीडर करते हैं, P3 थोड़ा और प्रेशर को बढ़ा दिए, जब और हम लोग प्रेशर को बढ़ा दिए, पिस्टन ये है आपका, प्रेशर और बढ़ा दिए, कितना कर दिए P3, तो P3 जब के तो बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि गैस और लिक्विड का अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, मतलब लिक्विड अब इस बार क्या है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड बन चुका है आपका, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा बन गया है और वेपर भी आपका अच्छा खासा है ना, वेपर भी आपका अच्छा खासा, और इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं P3 प्रेशर पे जो है वेपर एंड लिक्विड बोथ आर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट में P3 प्रेशर पे है, ये P3 पे। जैसे P3 प्रेशर से और बढ़ाकर क्या कर दिए, P4 कर दिए, P4, तो P4 हम क्या कि जस्ट यहां कंसीडर किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक जो आपका अच्छे सिग्नल है, यहां तक जो आपका है, इससे नीचे तक आपका क्या है, गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम मिल रहा है, लेकिन जैसे ये जो पॉइंट आपका है ये वाला, यहाँ पे ये जो लाइन आपका, इस लाइन का मतलब हुआ कि लिक्विड है, तो इस लाइन के जस्ट बगल वाला पॉइंट कंसीडर किए होंगे, इसका मतलब हुआ कि वहां पे पहला फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर बचा होगा, क्योंकि जस्ट उसके बाद तो सारा का सारा वेपर क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P4 प्रेशर पे, अगर P4 लेते हैं हम लोग प्रेशर, P4 पिस्टन है, ये मान लो प्रेशर है आपका, P4 लग रहा है, तो P4 प्रेशर पे क्या हुआ कि पहला ट्रेस आपका क्या है, सॉरी पहला ट्रेस आपका वेपर का बचा है, मतलब एक दिखा देते हैं इसमें, एक है ना, मतलब लिख सकते हैं लास्ट ट्रेस, ड्रॉप इस्तेमाल नहीं होता है वेपर के लिए, ट्रेस इस्तेमाल करेंगे, लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर रिमेन बचता है, ठीक है, लास्ट ट्रेस। उसके बाद अगर P4 अगर कंसीडर करें, P5 अगर कंसीडर करें तो P5 प्रेशर पे P5 पे क्या होगा, P5 पे ओनली आपको क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा नहीं, ओनली लिक्विड मिलेगा। आप इसको अगर अच्छे से देख लीजिए तो हाँ, एक चीज और, इसमें हम लोग कर क्या है, बार बार प्रेशर को ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, व्हेन, तो ये जाकर के हम लोग को इस तरह से मतलब नेचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, व्हेन प्रेशर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, जब प्रेशर को हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सॉरी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, बढ़ा रहे, ऊपर की ओर जा रहे, इंक्रीजेस बढ़ा रहे हैं। तो हमको बार बार कंटेनर में क्या क्या कैसा कैसा नेचर देखने को मिलता है, तो ये पोर्शन आपका है। इस पे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको नोट कर लें। तो अभी जो हम लोग पढ़े ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड सवाल, ठीक है। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन अप्रोच करने का जो तरीका बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हर बार प्रेशर अलग अलग के कारण अलग अलग होने से सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है। तो अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है, टेक्निकल वर्ड जैसे बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, ऐसे करके मेंशन करता है, ठीक है। तो अब समझना ये कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है। बबल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं बबल, ठीक है, वेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ड्यू किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई लिक्विड का सोल्यूशन है, लिक्विड का एक सोल्यूशन है, अब उस लिक्विड सोल्यूशन में हम क्या किए कि प्रेशर को अगर मान लो कि बढ़ाएं, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, सॉरी प्रेशर को घटाने से क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मान लो पूरा लिक्विड का सोल्यूशन है, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को घटाएंगे तो प्रेशर को घटाने से एक समय ऐसा होगा कि पहला ट्रेस वेपर का बनेगा, पहला ट्रेस वेपर का बनेगा। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बबल पॉइंट। तो मैंने वो लिखा, व्हेन द फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर अपीयर इन लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड बबल पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
बबल पॉइंट, ठीक है। और ड्यू पॉइंट किसको बोलेंगे? सिंपल ड्यू पॉइंट आप ऐसा समझ लो कि अगर लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, हम प्रेशर को क्या किया, बढ़ाते गए, प्रेशर को जैसे से बढ़ाएंगे, सॉरी लिक्विड का सॉल्यूशन है ना, हाई प्रेशर पे तो वो रहता है पहले लिक्विड, प्रेशर को घटाना पड़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर को घटाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन वेपर का फॉर्मेशन करता रहेगा, और प्रेशर घटाए और वेपर बना, और प्रेशर घटाए और वेपर बना। तो ऐसा एक समय आएगा कि जब लिक्विड सॉल्यूशन में लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचे, लास्ट ड्रॉप, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्यू पॉइंट। तो मैंने लिखा है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन इन लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर गैसियस मिक्सचर है, पहले से पूरा गैस है, तो अगर गैसियस मिक्सचर जैसे से प्रेशर को बढ़ाएंगे, पहले से गैस है, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, वो लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। तो वह पॉइंट जिसमें या जिस पॉइंट पे गैसियस मिक्सचर में पहला ड्रॉप लिक्विड का बने, अपीयर हो, तो व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म इन गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। आप ये भी बोल सकते हो। तो प्लीज इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसको पहले नोट कर लिया। और इससे रिलेटेड जो है ना, हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, पहले हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेंगे अभी आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा, इसके बाद हम एक क्वेश्चन अपने मन से फ्रेम किए हैं। हालांकि जिस बच्चे को अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो ये असाइनमेंट के एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी से मिलता जुलता मिलेगा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग घर पे जाके बनाएंगे इसको, ठीक है, इसको आप लोग बना लेंगे 24। और अभी अपने मन से क्वेश्चन हम फ्रेम किए है, क्या इसको एक बार पढ़ के समझाते हैं। देखिए क्या लिखे हम लिखे कि 1 मोल ऑफ ईच A एंड B, मतलब A और B के एक मोल आर मिक्स टुगेदर, उसको मिक्स किया गया, मिलाया गया टू फॉर्म आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। A और B के एक मोल को मिक्स करके एक आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया। अब आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन तो समझ में आता है, लेकिन आइडियल नहीं समझ में आता है, तो आगे डिस्कस करेंगे आइडियल क्या होता है। क्या आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन बनाया गया। फिर बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड B आर 600 टॉर एंड 150 टॉर। A का 600 टॉर है प्योर जब A अकेला था, और B का प्योर 150 जब B अकेला था। इसका वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली मेंशन किया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है, व्हेन प्रेशर इज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, प्रेशर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो कम करने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर को घटाया जा रहा है, ऊपर से नीचे किया जा रहा है, प्रेशर घटाया जा रहा है। तो प्रेशर को घटाएंगे तो लिक्विड वेपर बनेगा, है ना। ऐसा करके आप सिस्टम देख लो। इससे पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का जो तरीका बताया था, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रेशर ग्रेजुअली जब इंक्रीज करते हैं तो क्या असर पड़ता है। तो इसका रिवर्स कर लेना, जब प्रेशर ग्रेजुअली अगर डिक्रीज करेंगे तो पहले तो प्रेशर ज्यादा है, तो उसका उसमें लिक्विड है, फिर पहला ड्रॉप बना होगा, फिर अच्छा खासा दोनों का अमाउंट बना होगा, फिर लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर का बना होगा, फिर पूरा का पूरा वेपर बन गया होगा। तो ऐसे आप कर लेना रिवर्स उसका। तो खैर यहाँ पर प्रेशर हम ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको ये 5 क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C, D और E, 5 क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया देन कैलकुलेट, पहला प्रेशर एट विच फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर विल फॉर्म, मतलब पूरा लिक्विड सॉल्यूशन है, तो आपको उस समय का प्रेशर बताना, जब पहला ड्रॉप पहला ट्रेस वेपर का बना है, तो उस समय बताइए प्रेशर क्या है। फिर सेकंड है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर विल फॉर्म, जो पहला वेपर का जो ट्रेस बना है उसमें कंपोजिशन क्या होगा, मतलब जो पहला ट्रेस बना वेपर का उसमें A और B दोनों है, तो A और B का रिलेटिव अमाउंट क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, YY था, ठीक है, YY क्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रेशर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवेपोरेट, मतलब जब प्रेशर को और भी घटा दिए तो घटाते घटाते क्या हुआ कि सारा का सारा जो लिक्विड है वो वेपर में चला गया और लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा है इवेपोरेट करने के लिए, तो उस समय प्रेशर क्या होगा। इसके बाद व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब जो लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा है उसमें उस लिक्विड में कंपोजिशन क्या है, अर्थात A और B का है ना मोल फ्रैक्शन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है एट व्हाट प्रेशर टोटल 1 मोल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल इवेपोरेट, मतलब ये कि 1 मोल लिक्विड सॉल्यूशन विल इवेपोरेट, मतलब जो आप सॉल्यूशन बनाए वो टोटल 2 मोल सॉल्यूशन है। कैसे, 1 मोल A का 1 मोल B का, टोटल 2 मोल। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रेशर है जब लिक्विड सॉल्यूशन का 1 मोल बचा हो इवेपोरेट करने के लिए, अर्थात 1 मोल इवेपोरेट हो गया, 1 मोल बचा हुआ, उस समय का प्रेशर बताइए क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन है टोटल। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, आप लोग पहले खुद से बनाएं, हालांकि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप उसको काम करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ए नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो A का जो मोल है 1 दिया हुआ, B का भी 1 मोल दिया हुआ है,
Na बराबर 1 और Nb बराबर भी 1। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में Xa कितना हो जाएगा 0.5 और Xb भी कितना हो जाएगा 0.5। टोटल मोल 2 1/2 ऐसे निकाल लिए। अब देखो प्रेशर एट विच फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर विल फॉर्म, मतलब पहले जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम में लिक्विड है, मान लो पूरा ये लिक्विड है, ठीक है, और ये पहला ट्रेस वेपर का बना है। तो ये वेपर और इस लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो निकालते हैं, सिंपल है, सिंपल। अगर हमको P निकालना है तो P बराबर हम क्या पढ़े, PA नॉट XA PB नॉट और X ये होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, PA नॉट आपका दिया हुआ है यहाँ पहले से, PA नॉट ऐसे मेंशन कर ही देते हैं यहाँ पे। PA नॉट दिया हुआ है कितना 600 टॉन और PB नॉट कितना दिया हुआ है 150 टॉन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो नाउ करके लिख लेते हैं, P बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.5 प्लस 150 इंटू 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस ये कितना हो जाएगा 75, मतलब 375 टॉन आ गया, 375 टॉन, 375 टॉन 375 टॉन प्रेशर है। पहला आंसर ये हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड बी। सेकंड आपसे बोला गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर विल फॉर्म, मतलब जो पहला ट्रेस वेपर का बना है यही आपका है। ये जो पहला ट्रेस जो वेपर का बना है इसका कंपोजिशन पूछ रहा है, अर्थात इसका कंपोजिशन पूछने का मतलब क्या होगा, y और yb पूछ रहा है आपसे। तो y और yb निकालने के लिए आप यहाँ को एक फॉर्मूला था डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े थे, P A बराबर y इंटू टोटल प्रेशर P। तो y बराबर कितना PA बटा P, PA को कितना लिख सकते हैं PA नॉट इंटू XA, और ये P को कितना लिख सकते हैं PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सारा तो दिया हुआ है। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, YA बराबर आ जाएगा PA नॉट 600 इंटू 0.5 और टोटल प्रेशर अभी निकालें PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB से 375, ये 375, ये आपका आ जाएगा 300 अब बटा 375। इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये 25 की पहाड़ा में 12 3 15 और ये 12 3 4 12 3 5 15, मतलब 4/5। तो y भी कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, एक में से घटा देंगे। तो कंपोजिशन हम लोग निकाल दिए, पेपर पेज में इसका कंपोजिशन क्या है, ये बी नंबर सवाल हो गया। सी क्वेश्चन क्या है, प्रेशर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवैपोरेट, मतलब अब सिस्टम में क्या है, जब प्रेशर घटाते गए सिस्टम में क्या है कि अब सिर्फ लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बचा है, पहले एक लास्ट ड्रॉप, बाकी सारा का सारा किस में चला गया, वेपर में चला गया। तो जब इसके बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहा होगा तो इसमें जो प्रेशर लगा रहा होगा ये प्रेशर कुछ आपसे कितना होगा, हमको ये निकालना है। थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, पहले समझते हैं ऐसे कि जैसे पहले सिस्टम में क्या था कि सारा का सारा लिक्विड था, लिक्विड फॉर्म में था, प्रेशर को घटाते गए और वैसे वैसे वेपर का फॉर्मेशन होता गया। प्रेशर को हम लोग घटा करके एक ऐसे प्रेशर पे आ गए घटाते घटाते जिस प्रेशर पे आपका लिक्विड जो जितना भी लिक्विड था उसका लास्ट ड्रॉप बच रहा है, लास्ट ड्रॉप लिक्विड का। तो ये जो लास्ट ड्रॉप लिक्विड का बच रहा है इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो लिक्विड है किसमें हो गया, इवेपोरेट हो गया, वेपर बन गया। तो आप ऐसे समझो ना, एक चीज बताओ, एक एक लिक्विड ड्रॉप के रिस्पेक्ट में जो इतना सारा जो बना है आपका, है ना, जो गैस बना है ना, उसके अगर हिसाब से अगर हम बात करें, मास की बात करें, तो इसका तो मास नेग्लिजिबल होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि अगर लास्ट ड्रॉप बचा है लिक्विड का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इवेपोरेट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा का सारा मास है वो वेपर में ट्रांसफर हो गया, है कि नहीं, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि आराम से, इसका मतलब ये कि हम लोग ऐसे जरूर कह सकते हैं क्या
जैसे अगर आप मोल लिए तो शुरुआत में मोल आप मान के चले थे ए का 1 मोल, बी का 1 मोल आप लिए थे, ए का 1 मोल, बी का 1 मोल, और चूंकि वो जब इवेपोरेट हो गया मतलब सारा का सारा तो वो वेपर बना दिया, तो मास कंजर्वेशन से इसका मतलब सारा मास कहां चला गया, सारा मास ट्रांसफर कहां हो गया, वेपर में ट्रांसफर हो गया। लिक्विड चूंकि एक ही ड्रॉप बच रहा है, एक ड्रॉप का है क्या, एक ड्रॉप तो नेग्लिजिबल उसका मास होगा, तो मास नेग्लिजिबल होगा, इसका मतलब सारा मास ऊपर ट्रांसफर हो गया। अगर सारा मास ऊपर ट्रांसफर हो गया इसका मतलब इन वेपर फेज में, इन वेपर फेज, बढ़िया से, इन वेपर फेज में Na मोल कितना हो गया 1, और इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में Y कितना हो जाएगा, सॉरी मोल B का कितना हो जाएगा 1 वेपर फेज में, तो मोल फ्रैक्शन इसका भी 0.5 और इसका भी 0.5। और अब हमको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर जानते हैं P बराबर कितना, लेकिन मोल फ्रैक्शन हमको वेपर फेज का दिया हुआ है, लिक्विड फेज का तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पढ़े थे फॉर्मूला 1/P बराबर YA बटा PA0 प्लस YB बटा PB0। मतलब इसको अगर रखेंगे तो कैसे है, Y का वैल्यू 0.5 बटा 600 प्लस ये 0.5 बटा 150, मतलब ये 1/P सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से 0.5 तो कॉमन कर लेते, 0.5 मतलब 1/2 कॉमन हो गया, ये 750 बटा 600 into 150 सॉल्व करने से ऐसे मिलेगा, तो ये 0 0 कैंसिल, 15 5 75, ये 5 के पहाड़ा में 12 5 60, 120 दोनों 140, सॉरी 240, तो इसका मतलब P कितना आ गया हमारे पास P आ गया 240 टोल, इससे मैं 240 टोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा D क्या है, D है, D का सॉल्यूशन देखते हैं। D आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये लास्ट जो ड्रॉप है इस लिक्विड में कंपोजिशन बताइए A और B का क्या है। देखो एक चीज ध्यान रखो, रिलेटिव अमाउंट्स अच्छे समझना है आपको, और अमाउंट में अंतर है। रिलेटिव कंपोजिशन मतलब एक रिलेटिव अमाउंट है और अमाउंट एक अलग चीज है। अब देखो क्या है कि जैसे रिलेटिव अमाउंट जो है वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। अब ऐसे समझो कि समझने के लिए ऐसे समझाते हैं आपको, जैसे मान लो कि इस क्लासरूम में, बढ़िया समझना, इस क्लासरूम में मान लो कि टोटल जो है 10 बॉयज है, टोटल मान लो 10 स्टूडेंट, समझने के लिए अच्छे से, इस क्लासरूम में टोटल 10 स्टूडेंट है, ठीक है 10 स्टूडेंट, और ठीक है एक दूसरा क्लासरूम है जिसमें मान लो कि टोटल जो है वो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, यहां जो है यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट है, उस 10 स्टूडेंट में मान लो कि 8 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीजन लाया है, 8 किसी एग्जाम में 8 स्टूडेंट मान लो कि फर्स्ट डिवीजन लाता है, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज होगा है ना फर्स्ट डिवीजन का, वो परसेंटेज कितना होगा 80%, ठीक है 80%, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, अब मान लो कि दूसरी जगह जो था वहां पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 100 बच्चे में मान लो कि वहां पे 50 बच्चे अगर मान लो फर्स्ट डिवीजन आता है, तो वहां परसेंटेज कितना होगा 50%। लेकिन एक चीज सोचो, हमारे क्लासरूम में तो 8 ही बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन हमारा रिलेटिव अमाउंट परसेंटेज 80% है, लेकिन वहां पे उस क्लासरूम में अगर देखा जाए तो 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं, लेकिन उसका परसेंटेज मात्र 50% है। तो मेरा ये कहना है कि उसकी तुलना में मेरे क्लासरूम का संख्या बहुत कम है, लेकिन रिलेटिव अमाउंट आगे पीछे ज्यादा कम हो सकता है, तो आप उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। अमाउंट और रिलेटिव अमाउंट में अंतर होता है, तो यहाँ पे जो ए और बी का जो अमाउंट होगा वो जीरो नहीं, नेग्लिजिबल है, लेकिन रिलेटिव अमाउंट जीरो नहीं होगा। हमको रिलेटिव अमाउंट निकालना है, मतलब हमको लिक्विड फेज में रिलेटिव अमाउंट निकालना, अर्थात हमको निकालना है x से x भी निकालना है, ठीक है। अब x से x भी निकालते हैं, तो x से x भी कैसे निकालेंगे, जैसे आपको कंबाइंड फॉर्म पढ़ाए थे राउल्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ का, आपको याद होगा PA बराबर कितना PA0 x से बराबर कितना y into P। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन दोनों x से निकालेंगे हम लोग, x से बराबर कितना हो जाएगा, x से बराबर YA into P बटा कितना PA0, y कितना हम लोग निकाले थे 0.5 into P जो है प्रेशर कितना लग रहा है, इस तरह से प्रेशर में
इस तरह से हम लोग प्रेशर निकाले, देखो कितना 240 पी, टोटल प्रेशर 240 ये ले लेंगे बटा पी नॉट आपका 600 तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10, ये 5 गुना 10, ये 12, ये 12 25 60 मतलब 1/5 आ गया। 1/5 मतलब 0.2 आ गया, तो 0.2 रिलेटिव अमाउंट आ रहा है। और x भी कितना हो जाएगा इस हिसाब से 0.8 आ जाएगा। ये आपका डी आंसर हो गया। तो ध्यान रखेंगे रिलेटिव अमाउंट तब बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखें, रिलेटिव अमाउंट जो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी क्लासरूम का एक एग्जांपल करके समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आप हमसे कभी क्लासरूम में पूछना बता देंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जगह नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको नोट करो तुरंत। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको निकालना है कि व्हाट प्रेशर टोटल 1 मोल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल इवैपोरेट। मतलब ये कि जब 2 मोल सॉल्यूशन है, टोटल कितना मोल सॉल्यूशन है 2 मोल, जैसे मैंने पहले बोल भी चुका हूं। और जब 1 मोल मतलब 1 मोल इवैपोरेट करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं 1 मोल बचा है, तो 1 मोल इवैपोरेट करने के लिए उस समय सॉल्यूशन के पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना प्रेशर लग रहा है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल इवैपोरेट अगर करना है, इसका मतलब 1 मोल पहले से इवैपोरेट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं लिक्विड और वेपर का एक अच्छा खासा अमाउंट होगा। सही है, लिक्विड और वेपर का एक प्रॉपर अमाउंट मिलेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, सही है। तो इस समय जो प्रेशर लग रहा है वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे, तो ये प्रेशर P जो लग रहा है P, ये P कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। अब एक चीज जरा सोचो कि टोटल 1 मोल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल इवैपोरेट, मतलब इसमें टोटल कितना मोल है 1 मोल। तो अगर मान लेते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन में, बढ़िया से देखा जाए अच्छे से, मान लेते हैं लेट ये लिक्विड सॉल्यूशन में 1 मोल मान लेते हैं, 1 मोल Na लिक्विड सॉल्यूशन कितना मान लेते हैं, x मोल मान लेते हैं, x मोल, सही है। टोटल कितना मोल है 1 मोल है। इसका मतलब कि B का कितना मोल हो जाएगा 1 - x मोल हो जाएगा, सही है। Nb कितना हो जाएगा 1 1 - x मोल हो जाएगा। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर Na का x मोल है किसमें, लिक्विड फेज में, इसका मतलब वेपर फेज में A का कितना मोल होगा, Na बराबर A का कितना मोल होगा, Na हो जाएगा 1 - x। थोड़ा समझो कैसे, क्योंकि A का 1 मोल लिया गया था, B का भी 1 मोल लिया गया था शुरुआत में। तो अगर हम लोग लिक्विड फेज में A का अगर x मोल माने, टोटल तो 1 मोल था, तो इसका मतलब कि ऊपर कितना इवैपोरेट हुआ 1 - x। उसी प्रकार B का 1 मोल लिए थे, 1 - x मोल नीचे बचा होगा, इसका मतलब ऊपर में Nb कितना होगा x होगा, इसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा x मोल आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं जरा, अब नाउ हमको निकालना है P निकालना है। तो देखते हैं जरा, डॉल्टन्स लॉ और जब इसको कंबाइन किए थे रॉल्स लॉ को, आपको याद होगा, तो हमारे पास आया था PA बराबर PA नॉट इनटू XA बराबर, क्योंकि है ना XA और डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग YA इनटू P, ठीक है। और PA नॉट कितना है 600, इसमें रख दो वैल्यू। XA कितना है, XA निकाल सकते हैं लोग, टोटल 1 मोल है ना, और A का आपका x मोल है, जिसका मतलब x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और x भी कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर में भी वही चीज होगा, 1 से डिवाइड करेंगे, y कितना होगा 1 - x है, और y भी कितना हो जाएगा x। तो देखो 600 इनटू x बराबर कितना, y कितना है, y 1 - x है इनटू p निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है x और p, निकल नहीं पाएगा, एक इक्वेशन और जनरेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार सिमिलरली एक इक्वेशन और जनरेट कर लेते हैं, PV लगाकर, PV बराबर कितना PV नॉट इनटू XB और YB इनटू P। PV नॉट कितना 150 इनटू XB 1 - x बराबर YB
x इंटू पी, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इसको सेकंड। तो इक्वेशन 2 वेरिएबल, तुमको लगता है कि पहला और दूसरे में पहले डिवाइड कर दो, पहला दूसरा जैसे डिवाइड करोगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन तुम्हारा x के टर्म्स में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, x यहां से निकाल लेना, डिवाइड करने वाला x निकल जाएगा। फिर क्या करना, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेना और उसमें आप p निकाल लो, क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे p निकल जाएगा। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर खत्म करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 24 बना लेना। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग